most important thing, define Bernoulli theorem and give its derivation. Most important thing, बर्नौली थ्योरम होती क्या है? When non-viscous and incompressible liquid, देखो शब्द क्या लगाने हैं, when non-viscous and incompressible liquid is in streamline flow, in unequal area of cross section of pipe, यानी पाइप अनइक्वल एरिया हो, कहीं बड़ा कहीं छोटा भी हो सकता है, ठीक, यूनिफॉर्मली लेकिन होना चाहिए, लेकिन शर्त होनी चाहिए, हमने बोला है नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये लिक्विड केवल वाटर हो सकता है। अगर आपसे इसका क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम की जगह पूछा जाता व्हाट इज द आइडियल लिक्विड, द लिक्विड आर द नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन इजिली इवेपोरेटेड लिक्विड इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड। आप कहोगे सर लोग बोलते हैं विस्कोसिटी से, ऐसे तो पेट्रोल और स्प्रिट ज्यादा कम विस्कोस होता है वाटर से, लेकिन क्या आसानी से इवेपोरेट हो जाती है ना, तो उसको हम लोग आइडियल लिक्विड में इसीलिए नहीं डालते हैं। हमको चाहिए नॉन विस्कस भी हो, 100% तो नॉन विस्कस नहीं हो सकता, इनकम्प्रेसिबल भी हो और साथ में नॉन इजिली इवेपोरेटेड, तो इसके लिए बेस्ट आता है वाटर, लेकिन हम लोग वाटर नहीं बोलेंगे। शब्द देखिए फिर से, when non-viscous and incompressible liquid is in streamline flow, streamline flow मतलब एक से समान देखा हमें, ठीक, streamline flow in unequal area of cross section of pipe, the total energy of liquid, pressure energy plus kinetic energy and potential energy, टोटल एनर्जी मतलब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बताना पड़ेगा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर सेम एट ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ द पाइप फॉर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये शब्द नहीं लिखोगे यूनिट वॉल्यूम तो मार्क्स काट सकते हैं, ठीक। अब देखो हमको फिर से बोल दे रहा हूं, ये हो गया पाइप, हमेशा वाटर जो होता है ऊपर से नीचे की फ्लो होता है, हल्का सा टिल्ड रखते हैं, ये H1 हाइट पे है, H1 ग्रेटर देन H2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड एक्स, ए हो जाएगा ना A1, इसका A2, इसका V1, इसका V2, और प्रेशर को प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, यहाँ पे वैसे प्रेशर भी चलेगा, P1 एंड P2, क्लियर। तो हमने बोला है व्हेन एन नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, कहां पे, इन अनइक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, द टोटल एनर्जी, और ब्रैकेट में लिख देना कौन कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट एट एवरी प्लेस इन द पाइप, पाइप के प्रत्येक पॉइंट पे चाहे कहीं नापा जाए, फॉर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया बर्नौली थ्योरम। तो P हो गया प्रेशर एनर्जी, रो, ये रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहां मास नहीं लेंगे क्योंकि मास हम लोग काउंटेबल नहीं है और मास चेंज होता रहेगा, पानी बहेगा, लेकिन डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी लिक्विड की। तो हाफ रो V स्क्वायर प्लस हाफ भी नहीं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए थ्योरम प्रूविंग, जितना एक सेकंड में पानी एंड X से जाएगा, पास होगा, उतना ही एंड Y से एक सेकंड में पानी निकलेगा ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो लिखेंगे वर्क डन रिक्वायर्ड टू एंटर रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू द एंड X इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो हमने बोला वर्क डन रिक्वायर्ड टू एंटर रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू एंड X, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स लिखा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड वेलोसिटी कहलाएगा, तो F1 V1 हो गया। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा, F अपॉन A पढ़ा है, तो F1 क्या रखेंगे, P1 A1, तो P1 A1 V1 चलेगा, यानी एंड X की द्वारा जो वर्क डन होगा, लिक्विड एंटर करेगा, उसका वर्क डन कितना आया, P1 A1 V1। ये एंटर करेगा और एंड Y से एग्जिट करेगा, तो क्या लिखा, एंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू एग्जिट सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड थ्रू एंड Y।
एक से पानी अंदर जा रहा तो वक्तन ये आ गया, और दूसरे से निकालना नहीं, डायरेक्ट लिख देना फिर P2 A2 V2। अब चूंकि एक से पानी एंटर कर रहा अंदर जा रहा, एक से बाहर निकल रहा है, तो माइनस होगा कि नहीं। नेट वक्तन क्या हो जाएगा, WX माइनस WY, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी से फॉर्मूला था A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ना, और ये आता था मास अपॉन रो, यानी मास अपॉन डेंसिटी, यानी इसकी जगह भी m अपॉन रो लिखेंगे और A2 V2 की जगह भी m अपॉन रो लिखेंगे। इत्तेफाक से A1 V1 A2 V2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो m बाय रो कॉमन आ जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं। अब आता है वक्तन आ गया, अब आता है काइनेटिक एनर्जी। हमेशा एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं लिखते, बस ये ध्यान रखना। अब देखिए जिसमें एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो पहले एंड एक एक्स की यानी काइनेटिक एनर्जी थ्रू एंड एक्स इज हाफ, यानी क्या रखेंगे हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv2 स्क्वायर, और इसकी रखेंगे, इसकी हो जाएगी हाफ mv1 स्क्वायर, मास सेम है ना अमाउंट, इसकी हो जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर, और v2 ग्रेटर है ना, तो काइनेटिक एनर्जी एंड y की ज्यादा होगी, तो सीधा हम निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा अलग अलग मत लिखना, सीधा डायरेक्ट आप लिखेंगे हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, चलेगा। फिर लिखेंगे सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी ज्यादा होगी, mgh1, क्योंकि h1 इज ग्रेटर देन h2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन थ्रू एंड x एंड y, तो यू mgh1 माइनस mgh2, ब्रैकेट में मैंने मेंशन करा h1 ग्रेटर देन h2, क्योंकि एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। इतना क्लियर, कुछ पूछना तो नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अगर एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। टोटल नेट वर्क डन कितना आया, P1 माइनस P2 m अपॉन रो, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक एनर्जी बढ़ती दूसरी कम होती है। ब्रैकेट में यूज करा, हमने क्या करा कॉमन m लेके कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वर्ड फॉरवर्ड करा, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस माइनस माइनस प्लस रो GH2। 1 वाले हिस्से जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और 2 वाले राइट हैंड साइड में, तो 1 वाला क्या है ये ना, ट्रांसफर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अगेन रो GH1 ट्रांसफर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नाउ P2 इज ट्रांसफर ऑन राइट हैंड साइड, इक्वल आ गया। इसका मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इट मीन्स ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका वेरिफिकेशन इतने में हो गया। इसी में 1 मार्क्स का अलग से पूछ देते प्रेशर हेड क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है। अगर इसमें रो जी का डिवाइड कर दें, कर दिया प्रत्येक पार्ट में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक। रो जी का डिवाइड करेंगे तो P अपॉन रो जी एज इट इज, इसमें रो जी का डिवाइड करेंगे रो कैंसिल, V स्क्वायर अपॉन 2G, इसमें रो जी H आया, और कांस्टेंट अपॉन रो जी, कांस्टेंट ए भी होता है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट आता है। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। इतना बताइए क्लियर। हाँ भाई, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, है ना, और टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन ड्राइव करना है। तो देखिए इसमें इतनी बकवास जो होती है, लेट ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, है ना, देयर मासेज आर m1, हमने एक बॉडी ली, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा मोमेंट वर्ड वहां पे आता है जहां रोटेशनल मोशन होता है। व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ different particle, their masses are m1, m2, m3 and so on। और जहां से घूमती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए ऐसे घूम रही, कोई चक्कर काट रहा है,
तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब क्योंकि पार्टिकल तो हमको दिखाई नहीं देते, एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, हमने मान लिया एक पार्टिकल ये जिसका मास m1, दूसरा पार्टिकल ये मास m2, तीसरा पार्टिकल ये m3 एंड सो ऑन mn। तो r1, r2, r3 आर द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऐसे घूम रही कोई बॉडी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का मतलब होता है m1 का r1 होना चाहिए, m2 का r2 होना चाहिए, m3 का r3 होना चाहिए। तो आ जाएगा r1, r2, r3 आर द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स जो वर्ड आता है टॉर्क, वो किससे आता है? r इंटू एफ से। तो फोर्स मालूम होना चाहिए, फोर्स के लिए एक्सीलरेशन मालूम होना चाहिए, और आपको बता दूं तब हम एक्सीलरेशन से स्टार्ट करेंगे। दस एक्सीलरेशन ऑफ m1 मास ऑफ पार्टिकल a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा। अल्फा कांस्टेंट होगा, कोई बॉडी एक साथ पूरी घूमेगी, अल्फा और ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होगा रोटेशनल मोशन में। m आगे पीछे हो सकता है डिस्टेंस, मास भी डिफरेंट हो सकते हैं। a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, m1 इंटू a1, m1 इज एज इट इज, a1 की वैल्यू r1 अल्फा, f1 आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार f2 भी आएगा, लेकिन लिखते नहीं है हम लोग। अब देखेंगे टॉर्क क्या होता है। ये तो एक पार्टिकल का टॉर्क निकलेगा r1 f1, सेकंड पार्टिकल का निकलेगा r2 f2, थर्ड पार्टिकल का निकलेगा r3 f3। तो हमें सबका निकालना होता है, सिग्मा लगा देते हैं। तो देखिए इसको बताने जा रहा हूं। Hence moment of force or torque of whole body tau is equal to r1 f1 plus r2 f2 plus r3 f3 and that and so on. Put the value of f1 m1 r1 alpha, f2 similarly निकालते हैं m2 r2 alpha, f3 m3 r3 alpha. What is common from them? Alpha is common, तो ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, अल्फा कॉमन, इसको लिखते हैं समेशन। समेशन ऑफ mr क्या? mr स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर। जहां mr स्क्वायर होगा सिग्मा वहां क्या रखेंगे? I इंटू अल्फा। रिलेशन आ गया टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। अगर वेक्टर फॉर्म पूछे ऑप्शन में तो टाउ का वेक्टर इज इक्वल टू I क्रॉस अल्फा वेक्टर। अब इसी में इसी तरह एंगुलर मोमेंटम वर्ड आता है, लिनियर मोमेंटम नहीं, मोमेंटम का मतलब लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम स्पेशली चलेगा। बकवास इतनी तो वही रहती है। खैर आपको बता दूं, रोटेशनल मोशन वर्ड कहां आता है? जहां पे रोटेशनल मोशन है वहीं आके मोमेंट वर्ड आता है। तो एंगुलर मोमेंटम, व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल। आपको लर्न अभी ये करना है, अब इसका मतलब बता देंगे। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में हो तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? R इंटू एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स R इंटू एफ। तो मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या होगा? R इंटू एफ की जगह P आ जाएगा, यानी R1 P1 प्लस R2 P2 प्लस R3 P3, सम ऑफ मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। वो भी कब? व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन। यानी इस केस में जहां मोमेंटम वर्ड आए वहां रोटेशनल बॉडी ये लगा देना, व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन। When a body is in rotational motion, the sum of moment of linear momentum of all particle of a body is called angular momentum। linear नहीं होगा, angular momentum। It is vector quantity, it is denoted by J से भी डिनोट कर सकते हैं या L से भी कर सकते हैं हम लोग। आप लोग की ज्यादातर बुक में J लिखा होता है, स्टैंडर्ड बुक में L लिखा होता है। J इज इक्वल टू I ओमेगा, फॉर्मूला आता है, भी बताऊंगा कैसे आ रहा है, पहले इसकी यूनिट भी निकाल लें। I की यूनिट क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन I की ml स्क्वायर, ओमेगा की 2 पाई n, पाई की होगी नहीं, n की टीट पावर -1, तो ml स्क्वायर टीट पावर -1। अब आता है इसका डेरिवेशन आता है, एक्सप्रेशन इसका एंगुलर मोमेंटम का ड्राइव करने को आता है। इसमें भी वही स्टाइल है पुराना। ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन।
A body consists of different particles. Their masses are m1, m2, m3 and so on. r1, r2, r3 are the distance from axis of rotation as it is पिछले वाले की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. अब मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, मोमेंटम किससे निकलता है? m इंटू वी से. और फोर्स किससे निकलता था? m इंटू एक्सिलरेशन a से. तो उसमें एक्सिलरेशन निकालते थे, यहां पे वेलोसिटी निकालेंगे, उसमें निकालते थे. हेंस एक्सिलरेशन ऑफ m1 मास ऑफ पार्टिकल, यहां linear velocity of m1 mass of particle v1 is equal to r1 omega. Hence omega is angular velocity remains same. अब कहेंगे सर v1 क्यों निकाला? क्योंकि linear momentum निकालना पड़ेगा हमको. अब देखिए, linear momentum of m1 mass of, वहां फोर्स लिखा था ना, m1 mass of particle p1 is equal to m1 v1 r1 m1 r1 ओमेगा. उसमें क्या था पिछले वाले में? r1 f1 प्लस r2 f2 प्लस r3 f3 ना. इसमें r1 p1 प्लस r2 p2 प्लस r3 p3 एंड सो ऑन. वैल्यू रखी p1 की ऊपर से, यहां निकालते सिमिलरली लिखते हैं m2 r2 ओमेगा, यहां पे m3 r3 ओमेगा एंड डेट 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 एंड सो ऑन. व्हाट इज कॉमन फ्रॉम देम? ओमेगा एंड अल्फा हमेशा कांस्टेंट होगा. बाकी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर सो ऑन, इसको बोलते हैं सिग्मा mr स्क्वायर. और सिग्मा mr स्क्वायर इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो J इज इक्वल टू आई ओमेगा. क्लियर है? अब आता है रेडियस ऑफ गायरेशन. डेफिनेशन आपकी बुक में बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिखी है, काफी बड़ी लिखी है. सिंपल हम तो जानते हैं. वैसे तो देखा जाए डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन होती क्या है, बनाई जाती है. पहली बात तो रेडियस ऑफ गायरेशन कभी एक्चुअल रेडियस नहीं है, ये होती है अपरेंट रेडियस. अगर किसी बॉडी को ये पेन चलाना है, ऐसे अभी तो पेन की लेंथ आ रही है, अब पेन को ऐसे घुमाएंगे तेजी से, घूमती हुई चीज में लगता है, घूमती हुई चीज में क्या बन जाएगा? ये सर्किल. और सर्किल के लिए क्या बन जाएगा? रेडियस का काम कौन करेगा? लेंथ ऑफ पेन है ना. तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन. अगर इस पूरी कॉपी को हम घुमाएंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास लाइन, ऐसे बड़ी तेजी से घुमाएंगे कॉपी ऐसे ऐसे करके, ठीक, तो ये जानते हो, तो जब आदमी कोई बाहर से आएगा उसको घूमता हुआ देखेगा, वो तो सोचेगा सर्किल है. और रेडियस किसमें होती है? सर्किल में. रेडियस किसमें होती है? सर्किल में. तो इसकी रेडियस क्या होगी? डायगोनल का हाफ होगी. वास्तव में डायगोनल का हाफ होगी ना. तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी. ये होता है, लेकिन लिखना ये नहीं है, ये समझाने के लिए बताया मैंने. लिखना क्या है? सबसे पहले I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर K इज रेडियस ऑफ गायरेशन, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M मास. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से K स्क्वायर इज इक्वल टू I अपॉन M, K इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन M. अब इससे बनाएंगे, कैसे बनाया गया? लोग बोलते रेशियो, बोल दो. रेशियो वर्ड तब लगता है जब दोनों की यूनिट सेम हो, वरना रेशियो वर्ड नहीं आता है. वैसे यहां ले सकते थे हम, वो हम जानते हैं कैसे आएगा. ठीक. अब देखिए, व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, व्हेन ए बॉडी इज इन, ये वर्ड बिना ये वर्ड के लगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन होएगी नहीं, गायरेशन होएगा नहीं. ठीक. व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन देन द स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी, m ले लो 1, m कितना ले लेंगे? 1. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. तो व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. कोई दिक्कत? अब आता है एक डेरिवेशन और है. ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लिनियर वेलोसिटी एंड angular velocity. linear velocity known as v, angular velocity known as omega. इसको बोलते हैं ओमेगा, लैटिन वर्ड है. अब देखिएगा, हमने एक फिगर बनाया, कोई पार्टिकल यहां पे है, आफ्टर टी टाइम इंटरवल में इस तरफ पहुंच गया, तो ये कहलाएगा लिनियर डिस्प्लेसमेंट. क्या कहलाएगा? लिनियर डिस्प्लेसमेंट. और जितना एंगल टर्न होगा उसको बोलते हैं, एंगल ना बोल के बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और ये रेडियस.
तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क ये हो गया एस, ये आर्क हो गया, रेडियस आर। अगर हम डेल्टा लगाएंगे, यहां पे डेल्टा मतलब होता है यहाँ चेंजेस, तो आर में तो चेंज होगा नहीं। अगर कम एंगल टर्न करेंगे कम डिस्टेंस चलेगा, ज्यादा एंगल टर्न करेंगे ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। तो डेल्टा अगर थीटा में लगाएंगे तो डेल्टा एस में लगेगा, आर में नहीं लगेगा। और जहां भी डेल्टा थीटा डेल्टा लगता है वहां पे हमेशा डेल्टा टी का डिवाइड करेंगे। तो यहां पे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड में जहां जहां डेल्टा लगा होगा वहीं डिवाइड करेंगे। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, 1 अपॉन आर अलग, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। फिर एक वर्ड लगाते हैं, लाइन लिखते हैं फॉर इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम के मतलब जो हम टाइम यहां ले रहे हैं बस केवल उसी सेकंड के लिए बात हो रही है, इसके पहले का सारा टाइम जीरो मान लिया जाए। पृथ्वी बने हुए अरबों साल हो चुके, बिलियन ट्रिलियन ईयर, लेकिन हम लोग बीच के टाइम इंटरवल में पैदा हो रहे हैं। ऊपर से आज की जो डेट है उस डेट में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेकंड में काम कर रहे हैं। तो पहले का टाइम इसका मतलब होता है जीरो, बाकी कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन लिखना कंपलसरी है। कांस्टेंट टाइम टेक्स लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, डेल्टा टी टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड। ये लिमिट वहीं लगाएंगे जहां डेल्टा टी का डिवाइड होगा, वो कहीं नहीं लगता है। तो यहां डेल्टा टी का डिवाइड हुआ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, आगे लिमिट लगा दी। आर में नहीं लगाई, 1 अपॉन आर किनारे, जहां डेल्टा लगाना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वहां लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। इतने में किसी कोई प्रॉब्लम है? तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा होता है कि नहीं? चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? वी। तो क्रॉस मल्ट ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया कि नहीं? अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। हाँ भाई देखिए, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल मूव्स, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, जब डायरेक्शन उसकी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो देखिएगा, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ये सबकी स्पीड कहलाती है। और डायरेक्शन लेकिन चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, किसी एक में भी चेंज होगा, आइदर में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक एक्सीलरेशन जरूर काम करता है, क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए वही मैंने लिखा है, व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से, मान लो आप किसी स्कूटर या साइकिल से एक यूनिफॉर्म स्पीड से चौराहे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा। अभी आप यहां थे फिर यहां हो जाएंगे, हर पल आपकी डायरेक्शन बदल रही है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है। तो वही लिखा है मैंने, यूनिफॉर्म, हेंस एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। और कायदे से इस पे एक लाइन और जोड़ दीजिएगा और अच्छा लगेगा, वरना सफिशिएंट है। व्हेन अ बॉडी मूव्स, व्हेन अ बॉडी और पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड बट देयर वेलोसिटी बिकम चेंजेस, hence produces an acceleration towards the center of circular path is called centripetal और radial acceleration। फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r, v की वैल्यू अभी मैंने प्रूफ करी है r ओमेगा, तो v की v स्क्वायर इज r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, 1 r कैंसिल, देन वी कैन राइट एज r ओमेगा स्क्वायर, वरना एक्चुअल वैल्यू ये है। और देखिए मैंने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमेशा 2 डायमेंशन मोशन में, या सर्कुलर मोशन हो या प्रोजेक्टाइल हो, इस केस में हमेशा वेलोसिटी एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होगी दोनों केस में। तो देखिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की ओर है, तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। अब आता है इसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देखना है इसका। सबसे पहले तो हमने एक सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ए पोजीशन पे था, आफ्टर
डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करके बी में पहुंच गया। ये हो गया उसका ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ए बी इज लिनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ट्राइंगल ए ओ बी के सिमिलर एक ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करा। कहोगे सर सिमिलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ट्राइंगल बनाएंगे ये वेलोसिटी से बनाएंगे, ये दिया था डिस्प्लेसमेंट से और रेडियस से। तो इसका मतलब होता है साइड अगर एंगल सेम है, साइड प्रोपोर्शन में सेम है, तब तो सिमिलर बोलते हैं, यानी छोटा साइड बड़ा साइड सिमिलर हो सकता है। आइडेंटिकल में हमेशा दोनों साइड सेम होने चाहिए, सिमिलर में छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो एक साइड का बनना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, एक आता है वेलोसिटी वेक्टर से। ए ओ बी ट्राइंगल है, थीटा एंगल, ठीक। ये है वेलोसिटी v1, ये है v2। लेकिन आपको बता दें, हमने कहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लो यानी स्पीड वो कांस्टेंट रहेगी कि नहीं। तो इसके कंस्ट्रक्ट करा ट्रायंगल सिमिलर पी क्यू आर, जिसमें ये v1 वेलोसिटी, और हमेशा ध्यान रखिएगा वेक्टर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं जोड़ते हैं हमेशा एक का हेड दूसरे का टेल जुड़ता है वेक्टर में। ये हो जाएगा v2, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, वो मैंने ऊपर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू v। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर टू ओ ए बी। जब कंस्ट्रक्शन करा तो ये साइड अपॉन ये साइड करेंगे, ए बी देखो इसका ए बी अपॉन ओ ए, तो यहां क्या हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, चलेगा। यहां पे ए बी कितना है डेल्टा एस, ओ ए कितना है आर, यहां पे कितना है डेल्टा वी पी आर, और पी क्यू वी। वी वन नहीं लेंगे कोई मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटा यहां पे वी। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, वी अपॉन आर डेल्टा एस आ गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। जहां डेल्टा लगा हमने कहा था बिना सोचे समझे डिवाइड कर देना बस, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। डिवाइड कर दिया, इसमें वही बकवास लिखेंगे जो पहले बताई थी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हमने कहा था डेल्टा टी का डिवाइड वही होगा जहां पे डेल्टा लगा होगा, तो वी अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, हमेशा ये भी लिखते हैं फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम या इंस्टेंट टाइम टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें लिमिट कहां रखी जाएगी, जहां डेल्टा लगा होगा। वी और वी अपॉन आर में लिमिट नहीं रखेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी में रखेंगे। अब है लिमिट डेल्टा टी टी टेंड टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी अपॉन आर, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्सीलरेशन। तो ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। पुट द वैल्यू ऑफ आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, वी कैन राइट एज आर ओमेगा स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अगला है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट यूनिट वॉल्यूम या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पहली बात तो हमने इसको कैलकुलस से बताने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम आप लोग को कैलकुलस आती है कि नहीं इंटीग्रेशन, ठीक। तो हमने जनरल तरीके से बताया। इफ वी स्ट्रेच ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग को अगर खींचते हैं तो वी हैव टू डू वर्क। किसी स्ट्रिंग को अगर खींचते हैं वी हैव टू डू वर्क। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई आप स्ट्रिंग लीजिए, उसको खींचिए, ताकत लगाइए, ताकत लगाएंगे तो कुछ वर्क डन करेंगे। वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे छोड़ेंगे उसको वैसे कम बैक हो जाएगी, यानी अंदर कोई वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कुल मिला के रिजल्ट ये निकला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां फोर्स क्या लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, देखो लिखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स, स्टार्टिंग फोर्स नहीं लगाएंगे तो जीरो लेंगे, जीरो प्लस एफ बाई टू, और कितना इसमें खींचा स्मॉल एल है, एक्सटेंड करा इतना, तो आ जाएगा जीरो प्लस एफ बाई टू इंटू एल, 1/2 एफ एल। कोई दिक्कत? अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, ये तो फॉर्मूला एक्चुअल नहीं है, हमने इसमें ए का डिवाइड कर दिया एफ में, और ए का मल्टीप्लाई अलग से कर दिया। ये एफ डिवाइडेड बाय ए एंड मल्टीप्लाइड बाय ए।
स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लाई कर दिया टू बैलेंस इट। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम, एरिया एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज नोन एज वॉल्यूम। F upon A is stress, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर इसी में एक और फॉर्मूला बनेगा A इंटू एल वॉल्यूम। अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का स्ट्रेस में डिवाइड कर दिया है और यहां ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिया है तो आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का स्क्वायर क्या कहलाता है हम लोग को, यंग मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का स्क्वायर नहीं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ये होता है टोटल यानी नेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आपको ड्राइव करना का मतलब है, यहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो इसका मतलब होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड एट यूनिट वॉल्यूम। और जबकि वॉल्यूम यहां कितना दिया है एल, अगर वॉल्यूम 1 ले लें तो स्मॉल यू आ जाएगा। इसको बता रहा हूं, इतने में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। अब है एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट, पर मतलब यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल यू इज डिनोटेड बाय एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और टोटल एनर्जी भी हमने प्रीवियस पेज में बताया था 1/2 स्ट्रेस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, वी गेट 1/2 स्ट्रेस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था हाफ यंग मॉडुलस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, उससे वॉल्यूम कैंसिल हुआ, डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला।